तो फिल्म को देखने से पहले मेरी मुंजा फिल्म को लेके कम उम्मीदें थी, क्योंकि ना तो इस फिल्म का उतना प्रमोशन किया गया था, ना ही फिल्म का टीजर ट्रेलर मुझे उतना इंप्रेसिव लगा था। लेकिन फिल्म देखते वक्त आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, क्योंकि ये फिल्म मेरे एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छी निकली। आई हैव टू से कि मैडॉक फिल्म्स ने इस कॉमेडी हॉरर जॉनरे को नेल कर दिया है। फिल्म शुरुआत से ही अच्छा हुक करती है और एंड तक आप फिल्म के साथ बने रह पाते हैं। टेक्निकल एस्पेक्ट्स जैसे डायरेक्शन, विजुअल्स, ये सब भी काफी बढ़िया है और पात्रों की एक्टिंग भी ऑन पॉइंट रही है। वैसे मेरी फिल्म को लेकर 2 कंप्लेंट्स भी हैं। पहली कंप्लेंट ये है कि मुंजा का जो वीएफएक्स इन्होंने दिखाया है वो तगड़ा नहीं था। आई मीन ये आंखों में चुभने वाला वीएफएक्स भी नहीं था, लेकिन इसे अच्छा भी हम नहीं कह सकते हैं। और ध्यान रहे, मैंने कहा है विजुअल्स अच्छे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वीएफएक्स अच्छा है। विजुअल्स मतलब सीनरीज जो मूवी में दिखाए गए हैं वो अच्छे लग रहे थे। वीएफएक्स जो मुंजा का किया गया है उसे मैं अप्रिशिएट नहीं कर पाऊंगा। नाउ दूसरी कंप्लेंट ये है कि कहने को तो ये फिल्म मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स का एक हिस्सा है, लेकिन हर फिल्म की तरह कनेक्शन के नाम पे हमें बस एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है। अब तक इस यूनिवर्स की चारों फिल्म की कहानियां आपस में मिल ही नहीं पाई हैं, जो कि मेरे हिसाब से अब तक हो जानी चाहिए थी। ओवरऑल मुंजा एक ऐसी फिल्म है जिसे आप थिएटर में देख लोगे तो भी नहीं पछताओगे, नहीं देखोगे तो भी कुछ बड़ा मिस नहीं करोगे। तो हाँ, टाइम है, पैसा है तो जाके देख लो थिएटर में, वरना छोड़ भी सकते हो। तो यहीं पे स्पॉइलर फ्री रिव्यू खत्म होता है और अब हम फिल्म की कहानी को थोड़ा जानेंगे। तो हाँ, एक स्पॉइलर अलर्ट। तो कहानी की शुरुआत 1952 में होती है, जब कोंकण गांव में गोटिया नाम का एक बच्चा होता है जिसको मुन्नी नाम की लड़की बहुत पसंद थी। अब मुन्नी उससे 7 साल बड़ी थी और मुन्नी की शादी भी एक जगह फिक्स हो गई थी। अब मुन्नी की जिससे शादी फिक्स हुई थी, गोटिया उसको जहर देके मारने की कोशिश किया था, लेकिन फॉर्चुनेटली वो बच गया। ऐसे में गोटिया की माँ उसे छड़ी से मार के डांटती है कि तेरी शादी मुन्नी से नहीं हो सकती, लेकिन गोटिया मान ही नहीं रहा था। ऐसे में गोटिया को पकड़ के उसका मुंडन कर दिया जाता है। वहीं उसके सामने ही मुन्नी की शादी भी दूसरे इंसान से होती है। अब यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि गोटिया का उपनयन या जनेऊ हुआ था, जो कि मुंडन से अलग होता है। इसे हम थ्रेड सेरेमनी भी कहते हैं। वैसे कई जगह इस सेरेमनी को मुंडन कह के ही रेफर किया जाता है। तो हाँ, इस वीडियो के थ्रू आउट भी मैं मुंडन ही बोलूंगा, लेकिन आप समझ जाना मैं उपनयन की बात कर रहा हूँ। खैर, मुन्नी की शादी हो जाने के बाद भी गोटिया नहीं मानता और वो अपनी बहन के साथ चतुकवाड़ी जाने लगता है। चतुकवाड़ी इस गांव के पास ही एक ऐसी जगह थी जहां जाने से सभी लोग डरते थे, लेकिन गोटिया अपनी बहन को मना कर अपने साथ वहां लेके जाता है। क्यों? क्योंकि गोटिया वहां एक पेड़ के पास काला जादू करके मुन्नी को अपना बनाने के फिराक में था। हद तो तब हो जाती है जब हम समझ पाते हैं कि इस काले जादू को संपन्न करने के लिए गोटिया को एक बलि भी देनी होगी और वो अपनी बहन को ही मारने की कोशिश करता है। इस धक्का मुक्की में गोटिया का सर पेड़ पे लग जाता है, जिससे वो काफी चोटिल होता है। अब जब तक गोटिया की बहन अपनी माँ को और गांव वालों को बुला कर लाती, गोटिया वहीं पेड़ के पास अपने प्राण त्याग देता है। ऐसे में गोटिया का अंतिम संस्कार वगैरह होता है और पंडित लोग उसके रिमेन्स को उसी काले जादू वाले पेड़ के पास छिड़कते हैं, मतलब दफनाते हैं, और फिर पेड़ पे धागा बांध के गोटिया को वहीं कैद करते हैं। दरअसल जब भी किसी का मुंडन होता है और अगर वो बालक मुंडन के 10 दिन के अंदर मारा जाए तो वो ब्रह्म राक्षस या फिर मुंजा बन जाता है। मुंजा काफी खतरनाक होते हैं और इसलिए गोटिया को इस पेड़ के साथ ही अटैच करके कैद कर दिया गया था, ताकि वो किसी को परेशान ना कर सके। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में पुणे शहर पे आती है, जहां हम बिट्टू से मिल पाते हैं, जो कि बहुत डरपोक है। बिट्टू और उसकी माँ पम्मी मिलके सैलून चलाते हैं और इनके फैमिली में बिट्टू की दादी भी है, जो कि उसे बहुत प्यार करती है। बिट्टू को बाहर जाके हेयर डिजाइनिंग वगैरह सीखना है और इसके लिए उसे स्कॉलरशिप भी मिल चुकी है, लेकिन बिट्टू की माँ पम्मी उसे बाहर भेजना ही नहीं चाहती। अब बिट्टू के पिता इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कोई बिट्टू को बताता ही नहीं कि उसके पिता कैसे मारे गए थे। बिट्टू का एक दोस्त भी है जो कि खुद को स्पीलबर्ग बुलाता है और वो वीडियो एडिटिंग, ब्रांड के लिए कैमरा से शूटिंग वगैरह और ऐसे ही क्रिएटिव काम करता है। नाउ बिट्टू की एक चाइल्डहुड फ्रेंड भी है जिसका नाम बेला है, जिससे बिट्टू को प्यार है, लेकिन बेला बिट्टू को गंदा वाला फ्रेंड जोन कर चुकी है और बिट्टू के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बेला को बोल सके कि वो उससे प्यार करता है। इनफैक्ट देखा जाए तो बेला का एक फॉरेनर बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम है कुबा। बेला जस्ट ने अपना जुम्बा क्लास ओपन करी है जिसका नाम वो कुबेला रखी है। क्यों? क्योंकि कुबा प्लस बेला इक्वल्स टू कुबेला। कुबा तो बेला को प्रपोज करके एंगेजमेंट रिंग भी पहना दिया है दोस्तों। नाउ बिट्टू को अक्सर अजीब नाइटमेयर्स आते हैं जहां वो उसी पेड़ को देख पाता है जिसपे गोटिया और वी कैन से मुंजा कैद है। खैर, आगे हम जान पाते हैं कि बिट्टू एक्चुअली उसी गांव से बिलोंग करता है जिसे हमने ओपनिंग सीन में देखा था, लेकिन पम्मी उसे लेकर गांव नहीं जाती, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये लोग गांव गए थे तब कुछ हादसा हुआ था जिसमें बिट्टू के पिता मारे गए थे। मोरओवर पम्मी की बिट्टू के पिता के भाई से बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन इस बार बिट्टू, पम्मी और दादी जी को गांव जाना ही पड़ता है क्योंकि बिट्टू के कजन रुक्कू की सगाई थी। अब गांव पहुंचते बिट्टू के चाचा, जिनका नाम बालू है, उनमें और पम्मी में तनाव बढ़ जाता
है। बात आगे तब बढ़ती है जब बालू काका चेतुकवाड़ी बेचने के लिए दादी जी को पेपर्स पे साइन करने को कहते हैं, लेकिन दादी चेतुकवाड़ी नहीं बेचना चाहती थी। दादी का कहना था कि वो जगह शापित है और हम उसे नहीं बेच सकते, लेकिन बालू सुनने के मूड में नहीं थे। बहस बहस में बालू कहने लगते हैं कि आप अपने बड़े बेटे के लिए तो बराबर साइन कर देती, और वो भी तो चेतुकवाड़ी बेचना ही चाहता था ना। वहीं जाते वक्त तो वो पानी में डूब कर मारा गया था। अब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ बिट्टू के पिता की बात हो रही है, क्योंकि बिट्टू के पिता और बालू भाई हुए ना, और बिट्टू की जो दादी है वो इन दोनों की माँ हुई। खैर बिट्टू भी ये सब सुन लेता है और जोश जोश में बालू बिट्टू से कहने लगते हैं कि तुम्हारा बाप वहां पे पेड़ जलाने गया था, पागल था वो और पानी में डूब के मर गया। इन बातों से बिट्टू बहुत हर्ट होता है और वो इस जगह से भाग के सीधे चेतुकवाड़ी में उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। हम देख पाते हैं कि गोट्या, जो कि अब मुंजा बन चुका है, वो बिट्टू को देख के काफी खुश होता है, सेइंग कि मेरे रिश्तेदार आ गए। अब बाकी लोग बिट्टू को ढूंढ रहे थे, लेकिन बिट्टू मिल ही नहीं रहा था, और ऐसे में दादी एक छड़ी निकालती है और सीधा चेतुकवाड़ी में उस पेड़ के पास पहुंचती है। यहाँ हम जान पाते हैं कि दादी जी असल में गोट्या की ही बहन है, जिसे गोट्या मारने की कोशिश किया था। जी हाँ दोस्तों, दादी यहाँ अपनी माँ वाली स्टिक लेके मुंजा को डराने आई थी ताकि मुंजा बिट्टू को छोड़ दे, जिसे फिलहाल वो पेड़ के जड़ों से लपेट के पकड़े हुए था। अब ये छड़ी क्योंकि गोट्या की माँ इस्तेमाल करती थी, तो कहीं ना कहीं गोट्या, जो कि अब मुंजा बन चुका है, उसे इस छड़ी से डर तो लगता था। दादी यहाँ छड़ी से पेड़ पे मार के मुंजा को डरा के बिट्टू को छुड़ा लेती हैं, लेकिन बिट्टू के निकलने से पहले मुंजा अपने पंजे का निशान बिट्टू के पीठ पे छोड़ देता है। अब दादी और बिट्टू चेतुकवाड़ी से बाहर आते हैं और इन्हें लगता है कि इनका मुंजा से पीछा छूट गया है, लेकिन दोस्तों मुंजा अब आजाद हो चुका था और वो यहाँ दादी की गर्दन मोड़ के उन्हें मार गिराता है। ये सब देख बिट्टू बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख अस्पताल में खुलती है तो उसे रियलाइज होता है कि उसकी दादी वाकई में अब नहीं रही। बालू काका तो बिट्टू पे ही अपनी माँ की मौत का ब्लेम डालते हैं, साथ ही वो कहते हैं कि इस मौत की वजह से मेरी बेटी की जो सगाई थी वो भी पोस्टपोन हो गई। अब इतना ब्लेम तो कोई सुन नहीं पाता और ऐसे में बिट्टू और उसकी माँ पम्मी वापस पुणे की ओर निकल जाते हैं। अब बस में बिट्टू रियलाइज करता है कि मुंजा उसके साथ आ गया था और मुंजा को सिर्फ ब्लड रिलेटिव्स ही देख सकते हैं, इसीलिए बस में सिर्फ बिट्टू से देख पा रहा था। मुंजा बिट्टू को काफी परेशान करने लग गया था। इनफैक्ट पुणे पहुंच के तो वो बिट्टू को मारता पीटता भी है। मुंजा को अब भी मुन्नी चाहिए थी और वो बिट्टू से मुन्नी को ढूंढने कह रहा था। मुंजा सूर्यास्त तो होते ही आ जाता और सूर्योदय होते ही चला जाता, यानी पूरी रात बिट्टू मुंजा के प्रकोप से परेशान रहने लगा था। अब पम्मी को लग रहा था कि बिट्टू इतनी बुरी हालत में इसीलिए है क्योंकि वो दादी जी के जाने के गम में है, और पम्मी तो ये भी सोचने लग गई थी कि कहीं बिट्टू ड्रग्स वगैरह तो नहीं कर रहा। अब बिट्टू ये मुंजा वाली बात अपने दोस्त स्पीलबर्ग को बताता है, एंड एज यूजुअल स्पीलबर्ग पहले तो भरोसा नहीं करता, लेकिन शाम ढलते मुंजा स्पीलबर्ग को भी पीट देता है, जिससे उसे भरोसा हो जाता है। अब हालांकि स्पीलबर्ग मुंजा को देख नहीं सकता था, लेकिन सुन और एहसास जरूर कर पा रहा था। और हाँ, मुंजा जब भी आता बिट्टू के पीठ पर वो हाथ का निशान जगमगा जाता और इससे बिट्टू को पीठ पे दर्द भी होती थी। स्पीलबर्ग और बिट्टू प्लान करते हैं कि वो लोग मुंजा के लिए सचमुच मुन्नी को खोजेंगे, और इसके लिए बिट्टू अपनी कजन रुक्कू को गांव में मुन्नी की इन्फो निकालने कहता है। वैसे एक साइड इन्फो मैं आपको दे दूं कि स्पीलबर्ग को रुक्कू पे बड़ा वाला क्रश है। खैर रुक्कू यहाँ गांव में जुगाड़ करके मुन्नी की एक पुरानी फोटो भेजती है और मुन्नी की शक्ल हूबहू बेला और उसकी माँ जैसी थी। दिस मेंट कि बेला की जो ग्रैनी है वही मुन्नी है, और ऐसे में बिट्टू और स्पीलबर्ग उस रात मुंजा को मुन्नी तक पहुंचाते हैं। अब मुंजा देखता है कि मुन्नी तो बहुत बूढ़ी हो चुकी है, और ऐसे में मुंजा कहता है कि अब उसे शादी करनी है, लेकिन मुन्नी से नहीं, बेला से। जी हाँ दोस्तों, ये सुन के स्पीलबर्ग और बिट्टू की हालत खराब हो जाती है और यहीं पे इंटरवल होता है। ना इंटरवल के बाद हम स्पीलबर्ग और बिट्टू को दिन के वक्त किसी एल्विस करीम प्रभाकर नामक पादरी के पास जाते देखते हैं, जो कि सुपरनैचुरल में एक्सपर्ट था। प्रभाकर की हरकतों को देख के क्लियर था कि वो ढोंगी इंसान है, लेकिन जब प्रभाकर बिट्टू के पीठ पे पंजे का निशान देखता है, वो सीधा मुंजा चिल्लाता है। दिस प्रूव्ड कि प्रभाकर भले फ्रॉड हो, लेकिन उसे मुंजा के बारे में काफी कुछ पता है। इनफैक्ट प्रभाकर कहता है कि इससे पहले वो 4 मुंजा के ठिकाने लगा चुका है। प्रभाकर बताता है कि जब कोई बालक अपने मुंडन के 10 दिन के अंदर मर जाए तो वो ब्रह्म राक्षस और वीकेंड से मुंजा बन जाता है। मुंजा सिर्फ अपने खून के रिश्तेदारों को ही दिखता है और उसे अपनी जिंदगी की अतृप्त इच्छा पूरी करनी होती है। यूजुअली उसकी इच्छा शादी करने की ही होती है, और इसलिए जब वो अपने पेड़ से आजाद हो जाता है तो वो अपने किसी खून के रिश्तेदार को होस्टेज बना लेता है, जैसे यहाँ वो बिट्टू को बनाया है। प्रभाकर जी बताते हैं कि शास्त्रीय नियम के हिसाब से शादी करने के लिए मुंजा को फिजिकल फॉर्म लेना पड़ेगा,
और इसके लिए उसे बकरी के अंदर जाना पड़ता है। अब वो बकरी के अंदर जाएगा कैसे? वेल, मुंजा के किसी ब्लड रिलेटिव के खून से बकरी के ऊपर एक खास निशान बनाना होगा जिससे मुंजा बकरी में चला जाएगा। वो बकरी के बॉडी में जाके लड़की से शादी करेगा, देन लड़की की बलि देगा ताकि लड़की और मुंजा दोनों भूत बन के हमेशा साथ रहें। अब मुंजा को रोकने का टेक्निक ये है कि जब वो बकरी के अंदर जाएगा ना, तब शादी करने से पहले बकरी को ही मार डालो जिससे मुंजा भी खत्म हो जाएगा। हालांकि मुंजा ये बात किसी को बताता नहीं, लेकिन प्रभाकर जी को सब पता था, वो सारे राज खोल दिए थे। अब ये सुनते बिट्टू और स्पीलबर्ग प्लान करते हैं कि कैसे वो लोग बेला को लेके गांव जाएं, और इसके लिए वो बेला के पास जाते हैं। उससे कहते हैं कि हम एक गांव में शूट करेंगे फॉर योर जुम्बा क्लास, और ये सुनते बेला मान जाती है। तो बेला, पम्मी, बेला की जुम्बा वाली कुछ मॉडल्स, प्रभाकर जी, स्पीलबर्ग और बिट्टू गांव पहुंचते हैं। यहाँ गांव में ये लोग बालू काका के घर पे ही रहने वाले थे। कैसे? वेल, दादी अपनी यहाँ वाली संपत्ति रुक्कू के नाम करी थी और रुक्कू इन सबको अपने घर पे रुकने के लिए अलाउ करती है। तो गांव में शूटिंग वगैरह शुरू हो जाती है और इसी दौरान बेला बताती है कि वो कूबा से ब्रेकअप करना चाहती है। वैसे इसके ठीक बाद कूबा भी गांव में आ जाता है और बेला वापस उसके साथ हैंग आउट करने लगती है। अब उस शाम कूबा बेला के करीब आ रहा था और अब तक मुंजा आ चुका था, और ऐसे में मुंजा कूबा को बुरी तरह मारता है, इतना कि कूबा के दोनों गुलाब जामुन ही खत्म हो जाते हैं, इफ यू नो व्हाट आई मीन। अब मुंजा को रुक्कू भी देख लेती है क्योंकि वो भी ब्लड रिलेटिव थी, और मुंजा कहता है कि मेरी बेला से शादी करवाओ वरना रुक्कू को मैं नहीं छोड़ूंगा, उसके बाल भी छिल दूंगा। ऐसे में बिट्टू, रुक्कू और स्पीलबर्ग मिलके बेला को कोकोनट वाटर की जगह दारू पिला देते हैं जिससे बेला हो जाती है टल्ली। देन वो लोग एक बकरी उठाते हैं और फिर बेला को बकरी के साथ लेके चेतुकवाड़ी पहुंचते हैं। वहां बिट्टू अपने खून से बकरी पे वो सिंबल बनाता है जिससे बकरी के अंदर मुंजा चला जाता है। अब प्लान के मुताबिक ये लोग बकरी को मारने जाते हैं, लेकिन टल्ली बेला बकरी को बचा लेती है, जिसके बाद मुंजा बेला में ही इंटर कर जाता है। वहीं बेला की आत्मा बकरी के अंदर चली गई थी। फिर क्या था, पोजेस्ड बेला यहाँ सब पे हमला कर देती है और सभी बकरी लेके किसी तरह चितुकवाड़ी से निकलते हैं। रास्ते में इन्हें बालू काका और एक रिश्तेदार मिल जाता है जिनका ये बकरी एक्चुअल में था, और बालू काका एंड हिज फ्रेंड इनसे बकरी छीन लेते हैं। ऐसे में ये लोग पम्मी को उकसाते हैं ताकि पम्मी जाके बालू काका से बकरी वापस ले आए, क्योंकि बकरी के अंदर बेला की आत्मा थी। अब इस पॉइंट पे जो पोजेस्ड बेला थी वो भी गांव आ चुकी थी और वो सब पे हमला कर देती है। तभी आता है प्रभाकर जो कि जादुई नमक के घेरे में बेला को कैद करता है। नाउ द न्यू प्लान वाज कि ये लोग बकरी को लेके आएंगे और बेला की आत्मा वापस उसके शरीर में ट्रांसफर करेंगे बाय मेकिंग द सेम सिंबल। तो अब जब मम्मी बालू काका के पास बकरी लेने जाती है तो बालू का कहना था कि वो तो बकरी पका के खा गया। ऐसे में प्रभाकर कहता है कि फिर बेला की आत्मा बालू के अंदर है, तो बालू को पकड़ो और इसके ऊपर खून से सिंबल बनाओ। सब लोग बालू के ऊपर खून से सिंबल बनाते हैं। वहीं पैरेलल में पोजेस्ड बेला रुक्कू को बेवकूफ बना के नमक के घेरे से निकल जाती है। अब यहाँ एक और ट्विस्ट तब आता है जब स्पीलबर्ग बेला वाली बकरी को ढूंढ लेता है। जी हाँ दोस्तों, बालू दूसरी बकरी को खाया था, और ऐसे में एक मोमेंट आता है जब बालू दिन बकरी रूपी बेला और बेला रूपी मुंजा एक ही जगह पे थे और तीनों पे खून वाला सिंबल था। इसके परिणाम अनुसार तीनों हवा में लेविटेट करते हैं और इनकी आत्माएं ट्रांसफर होती है। इस ट्रांसफर में बेला के अंदर उसकी आत्मा वापस आ जाती है, यानी बेला तो ठीक हो गई, लेकिन बालू काका के अंदर अब मुंजा था। बस फिर क्या था, पोजेस्ड बालू सब पे हमला कर देते हैं और बिट्टू ऑलमोस्ट होप खो चुका था। तभी वहां उसकी दादी की आत्मा उसे मोटिवेट करती है और ऐसे में बालू बीच पे वही स्टिक उठाता है जिससे गोटिया की मां उसे मारती थी, और इस स्टिक को लेके बिट्टू चितुकवाड़ी पहुंचता है। वहां पोजेस्ड बालू बेला को मार नहीं वाला था कि बिट्टू बालू रूपी मुंजा पे स्टिक से हमला कर देता है। यहाँ इनके बीच काफी हाथापाई होती है, लेकिन स्मार्ट बिट्टू बालू को स्टिक से मार के बैक पे ऐसे कट करता है कि वही सिंबल क्रिएट होता है। देन वो अपने खून से पेड़ पे भी सेम सिंबल बना देता है जिससे मुंजा की आत्मा वापस से पेड़ में खिंच जाती है। बालू अब अपने होश में थे और वो फौरन वहां से भागते हैं। नाउ पेड़ में जाने के बाद भी मुंजा पेड़ की जड़ें और टहनियों से बिट्टू और बेला को दबोच लिया था, लेकिन बेला यहाँ मुंजा पे जलने वाली लिक्विड फेंक के उसमें आग लगा देती है। इससे शायद मुंजा खत्म हो गया हो। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत है। वैसे ये दोनों बच गए थे और दोनों एक दूसरे को हग भी करते हैं। तो यहाँ से सीन कट होकर कुछ वीक्स बाद का आता है जब बिट्टू, बेला और सभी लोग पुणे वापस आ चुके हैं। यहाँ बिट्टू फाइनली हिम्मत करके बेला से आई लव यू कह देता है, लेकिन बेला तो कंट्री छोड़ के ब्राजील जा रही थी एडवांस्ड जुम्बा सीखने। बेला यहाँ बिट्टू को फ्रेंड जोन ही कर देती है और बिट्टू भी फ्रेंड जोन में ही खुश था। इसके बाद हम व्यूअर्स को एक मोन्टाज दिखाया जाता है जहां एवरीवन इज डूइंग गुड, लाइक प्रभाकर वापस अपना नकली काम कर रहा है, बेला ब्राजील में एंजॉय कर रही है, स्पीलबर्ग भी अपना धंधा बढ़ा रहा है, बिट्टू भी खुश है, उसकी फैमिली भी खुश है, और बालू काका तो खुद को पेड़ बोल के पानी डलवा रहे हैं।
बेसिकली बालू काका का दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहा है, कहीं बकरी तो नहीं उनके अंदर। अब फिल्म के एंडिंग सीन में हम देख पाते हैं कि कुछ लोग उस पेड़ को काटने लग गए हैं जिसमें मुंजा फंसा हुआ था। दिस डिपिक्ट्स कि जलने के बाद भी मुंजा मरा नहीं है और पेड़ के कटने से वो आजाद हो सकता है। इनफैक्ट इसकी विजन बिट्टू को भी आ जाती है और वो तुरंत स्टिक वापस निकालता है। अब वो काटे गए पेड़ गांव से बाहर ट्रांसपोर्ट हो रहे थे, डिपिक्टिंग कि मुंजा वापस जरूर आएगा। नाउ फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम जना को देख पाते हैं जो कि जंगल में भास्कर को ढूंढ रहा है। भास्कर तुरंत शायद भेड़िया से ह्यूमन फॉर्म में आया था, तभी तो उसके कपड़े नहीं थे और जना उसे कपड़े देता है जिसमें मुन्नी ब्रांड की चड्डी थी। वहीं मुंजा कहता है मुन्नी और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मुंजा फिल्म की कहानी और पोस्ट क्रेडिट सीन को भेड़िया फिल्म से कनेक्ट किया गया है। हालांकि फिल्म के अंदर ऐसा कोई कनेक्शन देखने को नहीं मिला। अब फिल्म के एंडिंग में इट इज वेरी क्लियर कि मुंजा मरा नहीं है और अब वो नए होस्ट की तलाश में है। यूजुअली तो उसके होस्ट ब्लड रिलेटिव ही होते हैं, लेकिन क्या पता वो भास्कर या जना या फिर इस पूरा जो यूनिवर्स है इसके अंदर किसी को भी होस्ट बना ले। आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये चीजें किसी भी तरह से कनेक्ट हो सकती हैं। पता चला रूल्स बदल दिए गए या फिर कोई किसी का ब्लड रिलेटिव निकल गया। वैसे यहाँ अच्छी बात यह है कि बिट्टू को विजन्स के थ्रू पता लग गया है कि मुंजा इज बैक और बिट्टू अब डरपोक नहीं रहा, वो पूरी तरह मुंजा को फेस करने के लिए तैयार है। वैसे पेड़ को काटा क्यों गया? मे बी वुड स्मगलर्स का काम होगा ये, या फिर अपने बालू का बेच दिए होंगे वो जगह, कह नहीं सकते। अब चलिए हम थोड़ा मुंजा के फोकलोर पे बातें कर लेते हैं। हिंदू धर्म में जीवन के 4 स्टेज बताए गए हैं। दे आर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यास। तो उपनयन जो होता है वो ब्रह्मचर्य को शुरू करता है, यानी स्टूडेंट लाइफ, और जब इंसान की शादी होती है तब उसका गृहस्थ पार्ट शुरू होता है। वनप्रस्थ रिटायरमेंट को कहा गया और संन्यास आखिरी फेज है जब लोग भगवान के शरण में जाते हैं। तो अगर एक इंसान उपनयन के बाद और शादी करने से पहले मारा जाए तो वो मुंजा बन जाता है और मुंजा कुएं के पास या फिर पीपल के पेड़ पे रहते हैं। ये नटखटी होते हैं और इन्हें शादी करनी होती है। हालांकि फिल्म में क्लॉज को थोड़ा चेंज किया गया, जहां उपनयन के 10 दिन के अंदर अगर बालक मारा जाए तो मुंजा बनता है। देन फिल्म में उसे पेड़ से बांधा गया और फिल्म के एक सीन में मुंजा द्वारा पजेस्ड बालू कुएं में भी गिरा था। मतलब चेंजेस करे गए हैं यहाँ, लेकिन रेफरेंसेस एकदम सही लिए गए हैं अकॉर्डिंग टू द फोकलोर्स। अब पीपल का पेड़ काफी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है एट नाइट, और इसलिए लोग रात को पीपल के पेड़ के पास जाने से मना करते हैं। इसी मना करने को शायद दूसरे तरीके से समझाने के लिए लोग मुंजा और भूत प्रेत की कहानी बनाते हैं जो कि पीपल के पेड़ पे अक्सर पाए जाएंगे। गांव में तो आपने भी कहानी ये सुनी रखी होगी कि कोई इंसान पीपल के पेड़ के पास से गया था एंड देन उसे भूत पकड़ लिया या फिर वो भूत को देखा। तो हाँ, होपफुली अब आप रेफरेंसेस भी समझ पा रहे होंगे। वैसे अगर इन दंत कथाओं पे आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं लेकर जरूर आऊंगा। ऐसे भी मैं इंडिया के कई स्टेट्स के डिफरेंट क्रीचर्स पे वीडियो ऑलरेडी लेकर आता रहता हूं, लेकिन इन चीजों पे भी लेकर आऊंगा स्पेसिफिकली। तो कहानी की शुरुआत सन 1881 के बंगाल प्रेसिडेंसी में होती है, जहां एक छोटी बच्ची जिसका नाम बुलबुल है, उसकी शादी एक आदमी से होती है जिसका नाम इंद्रनील ठाकुर होता है। इंद्रनील एक जमींदार था जिसके 2 और भाई थे। एक का नाम महेंद्र था जो कि इंद्रनील का जुड़वा भाई था और वो मेंटली थोड़ा अंडर डेवलप्ड था। वहीं दूसरे भाई का नाम सत्या था जो कि बुलबुल की उम्र का ही था। विदाई के वक्त पालकी में बुलबुल और सत्या की अच्छी दोस्ती हो जाती है और सत्या बुलबुल को चुड़ैल वाली कहानियां सुनाता है। अब यहाँ बुलबुल को ऐसा लग रहा था कि उसकी शादी सत्या से हुई है, लेकिन हवेली में आने के बाद बुलबुल को यह एहसास होता है कि उसकी शादी इंद्रनील से हुई है और सत्या तो उसका देवर है। इतना ही नहीं, सत्या इकलौता इंसान होता है जो बुलबुल को उसके नए घर में सहारा देता है, मे बी बिकॉज ये दोनों सेम एज ग्रुप के थे। यहाँ से कहानी 20 साल बाद शिफ्ट होती है, जहाँ सत्या लंदन से अपनी लॉ की पढ़ाई करके घर वापस आया है और जंगल के रास्ते में आते वक्त सत्या का ड्राइवर सत्या से गांव में रहने वाली एक चुड़ैल के बारे में बोलता है। इसी बीच एक सीन में हम भी उसे एक औरत की आकृति देखते हैं जो कि पेड़ों से लटक रही थी। खैर, सत्या हवेली पहुंचता है और अगली सुबह वो अपनी भाभी बुलबुल से मिलने जाता है जो कि बचपन वाली बुलबुल से अब काफी बदल चुकी है। हवेली में इंद्रनील का कोई अता पता नहीं था और महेंद्र की भी 3 साल पहले मौत हो चुकी थी। यहाँ हम बुलबुल को एक मीटिंग में देखते हैं जहाँ सत्या का ड्राइवर अपनी दोनों बीवियों के साथ होता है। असल में सत्या के ड्राइवर ने दूसरी शादी कर ली थी और इसलिए बुलबुल ने उसे और उसकी फैमिली को बुलवाया था। बुलबुल कहती है कि अगर ड्राइवर की पहली बीवी को कुछ भी हुआ तो बुलबुल ड्राइवर को पनिश करेगी। बुलबुल और सत्या के कॉन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि सत्या 5 साल पहले अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन गया था और तभी से वो घर नहीं आया था।
खैर, सत्या और बुलबुल विनोदिनी से मिलने जाते हैं जो कि महेंद्र की विधवा होती है और विनोदिनी सत्या को बताती है कि महेंद्र को एक चुड़ैल ने मारा है क्योंकि विनोदिनी ने कमरे में खून से लथपथ उल्टे पैरों के निशान देखे थे। विनोदिनी की इन बातों को सत्या और बुलबुल मजाक में उड़ा देते हैं। उसी रात सत्या गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर शिकार पर जाने के लिए तैयार होता है, पर जाने से पहले वो बुलबुल को एक डॉक्टर सुदीप नाम के आदमी के साथ देखता है। यहाँ सत्या को अजीब लगता है क्योंकि उस जमाने में बुलबुल जैसी शादीशुदा औरत को बिना पर्दे के गैर मर्दों के सामने आना अलाउड नहीं था। सुदीप और बुलबुल गांव के मास्टर दिनकर के बारे में बात करते हैं जो कि अपनी बीवी को मारता पीटता था, लेकिन मास्टर की बीवी मास्टर के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहती थी। एनीवेज, सत्या गांव के लोगों के साथ जंगल में जाता है और इस ग्रुप में वो मास्टर दिनकर भी था। शिकार के दौरान मास्टर सत्या और बाकी लोगों से अलग हो जाता है और मास्टर पे एक औरत अटैक करके उसे मार देती है। यहाँ हम व्यूअर्स देखते हैं कि इस औरत के उल्टे पैर होते हैं और मास्टर के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सत्या मास्टर की आवाज़ का पीछा करता है। वहीं सुदीप को भी सत्या की आवाज़ सुनाई देती है और वो भी इस आवाज़ की तरफ भागता है। भागते भागते सुदीप एक खंडर के पास पहुंचता है, पर उसे वहां कुछ नहीं मिलता और उसी बीच सत्या सुदीप को उस खंडर के पास देख लेता है। कुछ समय बाद सत्या और बाकी सभी को मास्टर की डेड बॉडी एक पेड़ से टंगी मिलती है और सत्या को ये लगने लगता है कि ये मर्डर एक आदमी ने किया है। पुलिस के आने से पहले सुदीप गांव वालों से कहता है कि उन्हें मास्टर की बॉडी उसके घर पर रख देनी चाहिए और यहाँ सत्या सुदीप से पूछता है इफ ही सॉ समथिंग, पर सुदीप कहता है कि उसने कुछ नहीं देखा। अगली सुबह सत्या विनोदिनी को हवेली ले आता है जो कि महेंद्र की डेथ के बाद बाकी विधवाओं के साथ आश्रम में रहने लगी थी। यहाँ एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि विनोदिनी बुलबुल से हमेशा बेरुखी से पेश आती थी और वो बुलबुल से जलती भी थी क्योंकि बुलबुल हवेली की बड़ी बहू थी और विनोदिनी उम्र में काफ़ी बड़ी होते हुए भी हवेली की छोटी बहू कहलाती थी। इतना ही नहीं, विनोदिनी को सत्या और बुलबुल की दोस्ती हमेशा खटकती थी। खैर, सीन अब रियल टाइम में आकर सत्या को मास्टर दिनकर के श्राद्ध में दिखाता है और सत्या अब डिसाइड कर लेता है कि वो खुद गांव के डेथ्स को इन्वेस्टिगेट करेगा। सत्या उस खंडर के पास पहुंचता है जहां उसने सुदीप को मास्टर की मौत के वक्त देखा था और वहां सत्या को इंसानी हाथों के निशान मिलते हैं जिन पर खून लगा हुआ था। एनीवेज, हवेली आकर सत्या विनोदिनी से सुदीप के हवेली में आने जाने के बारे में पूछता है, पर उसी वक्त बुलबुल वहां आ जाती है। सत्या के वहां से जाने के बाद बुलबुल एक तरह से विनोदिनी को टॉन्ट करती है जिसकी वजह से इंद्रनील ने 5 साल पहले सत्या को लंदन भेज दिया था। यहाँ हम व्यूअर्स एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें हमें ये पता चलता है कि विनोदिनी सत्या और बुलबुल के दोस्ती के खिलाफ इंद्रनील के कान भाड़ा करती थी और विनोदिनी ने ही इंद्रनील के मन में सत्या को बुलबुल से दूर भेजने का बीज बोया था। पहले तो विनोदिनी सत्या के लिए एक रिश्ता लेकर आई थी जिसके बारे में जानकर बुलबुल दुखी हो गई क्योंकि सत्या उसका इकलौता दोस्त था, पर फिर जब इंद्रनील सत्या और बुलबुल को साथ समय बिताते और कहानियां एक्सचेंज करते देखता है तो उसे गुस्सा आने लगता है। इंद्रनील दोनों को बुलाता है और वो सत्या से कहता है कि वो उसे पढ़ाई के लिए लंदन भेज रहा है। ये बात सुनकर बुलबुल बहुत इमोशनल वे में रिएक्ट करती है, वहीं सत्या को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और इन सब चीजों को देखकर इंद्रनील को और भी गुस्सा आने लगता है और हम ये क्लियरली समझ पाते हैं कि बुलबुल को सत्या काफी पसंद था। इंद्रनील फिर सत्या के साथ कैलकटा जाता है जहां वो सत्या के लंदन जाने के लिए पेपर्स तैयार कर सके और कुछ दिन बाद जब इंद्रनील घर वापस आता है तो वो बुलबुल को बताता है कि उसने सत्या को उधर ही से लंदन भेज दिया। ये बात सुनकर बुलबुल टूट जाती है और वो गुस्से में उसकी और सत्या की कहानियों वाली डायरी को जला देती है। दूसरी तरफ विनोदिनी अब भी इंद्रनील के कान भर रही होती है और जब इंद्रनील बुलबुल के कमरे में आता है तो उसे बुलबुल की डायरी के कुछ जले हुए पन्ने दिखते हैं जो कि फायर प्लेस में पड़े हुए थे। उसमें से एक टुकड़े पे सत्या और बुलबुल का नाम लिखा हुआ था। ये देखकर इंद्रनील को इतना गुस्सा आता है कि वो एक फायर स्टोकर रॉड लेकर बुलबुल के पास जाता है जो कि बाथरूम में होती है और वो बुलबुल के पैरों को इतनी बेरहमी से मारता है कि उसके पैर पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं। बुलबुल के पैरों को ट्रीट करने के लिए ही डॉक्टर सुदीप को बुलाया गया था जिन्होंने बुलबुल के पैरों को ऑपरेट किया और उनकी मरहम पट्टी करी। डॉक्टर सुदीप के पूछने पे इंद्रनील का कहना था कि बुलबुल सीढ़ियों से गिरी है, लेकिन सुदीप समझ जाते हैं कि ऐसे घाव सीढ़ियों पे गिरने से नहीं होते। इंद्रनील विनोदिनी से सुदीप को पे करने के लिए कहते हैं और वो खुद हवेली छोड़कर वहां से चले जाते हैं।
सीन अब रियल टाइम में शिफ्ट होकर सत्या को हवेली में दिखाता है जिसके पास कोतवाल आया हुआ है और कोतवाल सत्या को गांव में हुए एक और खून के बारे में बताता है। सत्या और कोतवाल डेड बॉडी के पास जाते हैं और वहां कोतवाल सत्या से कहता है कि एक छोटी सी बच्ची विटनेस है जिसके हिसाब से उस आदमी को काली माँ ने मारा है। कोतवाल सत्या को यह भी बताता है कि सुदीप उस बच्ची का इलाज कर रहे हैं जो अभी ट्रॉमा में है। सत्या ये जानकर सोच में पड़ जाता है क्योंकि हर एक डेथ से सुदीप की किसी न किसी तरह कनेक्शन जरूर थी और उसी रात सुदीप को इन्वेस्टिगेट करते करते सत्या सुदीप और बुलबुल को एक घर के पास देखते हैं जिसमें बचपन में सत्या और बुलबुल खेला करते थे और वो दोनों वहां बैठकर कहानियां लिखते थे। खैर बाद में सत्या बुलबुल को कन्फ्रंट करता है क्योंकि उसको बुलबुल का सुदीप के साथ होना सही नहीं लगता था, स्पेशली क्योंकि इंद्रनील वहां नहीं रहता है और सत्या के हिसाब से बुलबुल अपनी मर्यादा को लांघ रही है। सत्या इंद्रनील को चिट्ठी लिखकर बुलबुल के बारे में बताता है और सत्या इस बारे में बुलबुल से कहते हुए ये बोलता है कि बुलबुल को अपने मायके वापस चले जाना चाहिए। बुलबुल सत्या से कहती है कि सत्या सुदीप से जलता है, इनफैक्ट सत्या भी अपने भाई जैसा ही है। यहाँ हम व्यूअर्स फिर से एक फ्लैशबैक में ये देखते हैं कि जब बुलबुल के पैरों का ऑपरेशन हुआ था और वो बिस्तर में हेल्पलेस पड़ी थी तो मेंटली अनस्टेबल महेंद्र ने बुलबुल को सेक्सुअली मॉलेस्ट किया था, जिसके बाद बुलबुल दर्द से अपने होश गंवा बैठी थी। कुछ देर के लिए तो बुलबुल की सांसें तक बंद हो गई थी और ये देखकर महेंद्र डर जाता है क्योंकि उसे लगने लगता है कि बुलबुल की मौत हो गई है। महेंद्र भागकर अपने कमरे में चला जाता है और इसी बीच हम देखते हैं कि हवेली के बाहर मून एक रेड ब्लड मून में तब्दील हो जाता है और बुलबुल को अचानक से होश आता है, जिसके बाद वो चिल्लाने लगती है। बुलबुल की चीख और महेंद्र को डरा हुआ देखकर विनोदिनी बुलबुल के पास पहुंचती है और वो बुलबुल के घाव क्लीन करके उसे साफ कपड़े पहना देती है। ये सब करते वक्त विनोदिनी मानो खुद से बातें करते हुए कुछ कहती रहती है, एज इफ वो ये बातें खुद को दिलासा देने के लिए कह रही थी। विनोदिनी कहती है कि भले ही उसका पति मेंटली अंडर डेवलप्ड है पर उसकी शादी एक बड़े घर में हुई है जहां उसे इज्जत मिलेगी, कपड़े मिलेंगे, जेवर मिलेंगे और अगर उसे महेंद्र से इंटीमेसी नहीं मिली तो इंद्रनील उसका ख्याल रखेंगे। ये स्टेटमेंट काइंड ऑफ बुलबुल के लिए भी था ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। इस सब के बीच बुलबुल विनोदिनी को बड़े गौर से ऑब्जर्व कर रही होती है और बुलबुल बदली हुई सी लग रही थी, मानो कि उसका इनोसेंस और बचपना एक तरह से खत्म हो गया हो। विनोदिनी के बाद सुदीप बुलबुल को चेक करने आते हैं और वो समझ जाते हैं कि बुलबुल के साथ जबरदस्ती हुई है। वो बुलबुल से इस बारे में पूछते हैं लेकिन बुलबुल सुदीप से अपना काम करने के लिए कहती है। सीन अब फिर से रियल टाइम में शिफ्ट होकर बुलबुल को दिखाती है जिसे विनोदिनी महेंद्र के बरसी के पूजा के लिए बुलाने आई होती है और पूजा के पास बुलबुल को एक लड़का रोते हुए मिलता है जो कि असल में सत्या के ड्राइवर का और उसकी पहली बीवी का लड़का था। वो लड़का बुलबुल को अपनी माँ की लाश के पास ले जाता है और वो ये कहता है कि उसके पिता ने उसकी माँ को अपनी नई बीवी के कहने पर घर से निकाल दिया है, जिसकी वजह से उसकी माँ ने आत्महत्या कर ली। दूसरी तरफ सत्या सुदीप के पास पहुंचता है क्योंकि उसे ऐसा लगने लगा था कि सुदीप ही लोगों को मार रहा है और उसे सुदीप से पर्सनली भी प्रॉब्लम थी। वो सुदीप को लेकर कोर्ट जाना चाहता है जिसके लिए वो सुदीप को गन से थ्रेटन करके ले जाता है, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी जंगल के पास रुक जाती है और जब सत्या कैरेज से बाहर आकर देखता है तो वो अपने ड्राइवर को, जिसकी पहली बीवी ने सुसाइड कर लिया था, उसे मरा हुआ पाता है। सत्या को अपने सामने एक औरत की आकृति भी दिखती है और सत्या उस पर गोली चला देता है। सत्या सुदीप को यह कहकर छोड़ देता है कि उसने चुड़ैल को देख लिया है जो कि गांव में मर्डर्स कर रही है, विच मीन्स दैट सुदीप इज नॉट द किलर। इसके बाद सत्या अकेले ही चुड़ैल को पकड़ने निकल जाता है और यहाँ सुदीप के सामने वो चुड़ैल आती है जो कि और कोई नहीं बल्कि बुलबुल थी और बुलबुल का अवतार देवी माँ जैसा था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हम बुलबुल के उल्टे पैरों को देख पाते हैं और फ्लैशबैक की कुछ सीन से हमें पता चलता है कि बुलबुल के पैरों के ऑपरेशन के बाद भी उसके पैर इस कदर डैमेज हो गए थे कि उसके पैर उल्टे हो गए और बुलबुल के पैरों को सीधा करने के लिए सुदीप उसका ट्रीटमेंट भी करता था और वो उसके लिए स्पेशल शूज भी लेकर आया था। एनीवेज, सुदीप देखता है कि बुलबुल को सत्या के बंदूक से गोली लगी है एंड शी वॉज ब्लीडिंग और सुदीप सत्या के पीछे जाता है टू स्टॉप हिम फ्रॉम किलिंग बुलबुल। सुदीप बार बार सत्या से कहता है कि यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है, लेकिन सत्या जंगल में आग लगा देता है। सत्या ये बात सुनने को तैयार ही नहीं होता कि वो औरत चुड़ैल नहीं है और यहाँ हम व्यूअर्स को फिर से एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है जिसमें हम एक आदमी को बाथ टब में देखते हैं जो कि एक छोटी सी बच्ची को एक्सप्लॉइट करने वाला था, पर तभी वहाँ बुलबुल आकर उस आदमी को मार देती है और उस बच्ची को बचा लेती है जो बुलबुल को देवी माँ समझने लगी थी। एक और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि बुलबुल ने मास्टर दिनकर को कैसे मारा, क्योंकि मास्टर
मिस्टर दिनकर अपनी बीवी को फिजिकली अब्यूज करता था। फाइनल फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि बुलबुल ने ही महेंद्र को काट कर मार दिया था क्योंकि महेंद्र ने उसे मॉलेस्ट किया था और बुलबुल के ही उल्टे पैरों के निशान विनोदिनी को मिले थे। यानी कि गांव में अगर कोई भी मर्द औरत को पीड़ा दे रहा था तो बुलबुल उसे मार दे रही थी और लोगों को ऐसा लगने लगा था मानो गांव में कोई चुड़ैल है। सीन अब शिफ्ट होकर जंगल को दिखाता है जहां चारों तरफ सत्या ने आग लगा दिया है और सुदीप बुलबुल को ढूंढ रहा होता है। बुलबुल जो कि अब घायल थी वो एक पेड़ पे सहारा लेती है और वहां बैठ जाती है। दूसरी तरफ सुदीप सत्या के पास पहुंचता है और जब सत्या सुदीप को जंगल में बड़ी बहू बुलाते हुए सुनता है तो वो फाइनली रियलाइज करता है कि वो चुड़ैल नहीं बल्कि बुलबुल है। सत्या टूट जाता है और वो अपने बुलबुल के बचपन वाले दिनों को याद करता है। दूसरी तरफ बुलबुल आग से घिरी हुई एक पेड़ पे बैठी होती है और वो अपने पास्ट को सोच के रोती है और इसके ठीक बाद वो आग में जलकर मारी जाती है। कहानी अब 1 साल बाद शिफ्ट होती है जहां हम इंद्रनील को हवेली में वापस देखते हैं जो कि सत्या की चिट्ठी मिलने पे वापस आया था। सत्या हवेली छोड़कर चला जा चुका था और उस चिट्ठी में उसने लिखा था कि उस हवेली के तीनों भाइयों ने मिलकर एक औरत को मार डाला है। उस रात जब इंद्रनील सो रहा होता है तो उसे बुलबुल की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो उठकर देखता है तो वो बुलबुल की स्पिरिट को मटेरियलाइज होते हुए देखता है और बुलबुल इंद्रनील को एक सिनेस्टर स्माइल देती है। मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी बुलबुल मूवी की कहानी और इस फिल्म की कहानी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ लोगों को बस एक ही कन्फ्यूजन होता है कि क्या बुलबुल चुड़ैल थी। तो मेरा मानना है कि दिस वाज जस्ट ए मेटाफर, यानी कि रेड मून का दिखाना, काली माँ के डिपिक्शंस, ये सब एक सिंबलिज्म थी टू शो कि बुलबुल अपने लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद एकदम बदल गई और वो अब सबसे बदला लेना चाहती थी। बुलबुल के अंदर इतनी बदले की भावना थी कि उसकी पूरी पर्सनालिटी ही चेंज हो गई। मूवी के एंड में वो आग में जलकर मारी जाती है और इंद्रनील के पास फाइनली हम बुलबुल के स्पिरिट को देख पाते हैं जो कि मोस्टली अपना बदला लेने आई है। सो नाउ दैट दिस इज क्लियर, मैं आप सभी को इस मूवी की एक छोटी सी रिव्यू देता हूँ। ध्यान रहे कि ये मेरी पर्सनल ओपिनियंस है जो कि आपसे पूरी तरह से डिफरेंट हो सकती है। तो सबसे पहली बात ये कि इस फिल्म में मुझे पात्रों की एक्टिंग एकदम बढ़िया लगी। सभी ने अपने रोल को बखूबी से निभाया है और हर एक मेन कैरेक्टर को अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है। फिल्म की सेटिंग और सिनेमेटोग्राफी लाजवाब है और यहाँ कोई चीप जंप स्केयर्स नहीं है बल्कि हर एक हॉरर सीन को अच्छे से बिल्ड किया गया है विच इज़ रियली नाइस। बुलबुल में गॉथिक मूड को एक पीरियड ड्रामा के थ्रू बहुत ही अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, लेकिन एट द सेम टाइम इस मूवी की कहानी बहुत ही सिंपल है जिससे कि मूवी काफ़ी प्रेडिक्टेबल बन जाती है। आई मीन मूवी में कुछ ही मिनट्स बिताने के बाद आपको क्लियरली समझ आने लग जाएगा कि यहाँ किलर कौन है, जिससे मूवी कई जगहों पर स्लो फील होती है। फिल्म की डायरेक्शन भी बढ़िया है लेकिन मुझे इस फिल्म की कहानी कुछ उतनी पसंद नहीं आई। फिल्म में हमेशा से महेंद्र को एक मेंटली अंडर डेवलप्ड इंसान दिखाया गया है लेकिन अचानक से वो सिनिस्टर वे में बुलबुल के साथ जबरदस्ती करता है विच वॉज वेरी वियर्ड। आई मीन यहाँ महेंद्र को क्रच की तरह यूज करके एक रेप रिवेंज ड्रामा तैयार किया गया है और मुझे पर्सनली ये चॉइस थोड़ी सही नहीं लगी। इसके अलावा मूवी में किसी भी कैरेक्टर का आर्क उतना सही नहीं है, नॉट इवन बुलबुल्स। और यहाँ ये दिखाया गया है कि एक औरत को उसकी असली ताकत का अंदाजा तब होता है जब उसे पूरी तरह इमोशनली और फिजिकली तोड़ दिया जाता है। ये कॉन्सेप्ट बॉलीवुड में काफी पॉपुलर तो है पर आउटडेटेड भी है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में थोड़ी स्पॉइलर होने वाली है तो दिस इज जस्ट एन अलर्ट। इस फिल्म में एक और अजीब बात यह है कि बुलबुल को एक टाइम पे चुड़ैल और एक टाइम पे देवी माँ दिखाया जा रहा था विच अगेन वॉज वेरी कॉन्ट्राडिक्टिंग। अब आई नो कि डायरेक्टर यहाँ ये पोर्ट्रे करना चाहते थे कि गांव के लोग बुलबुल को चुड़ैल मान रहे थे जबकि असल में वो देवी माँ जैसी है, बट ये पोर्ट्रेयल इन जनरल काफी क्लियर नहीं होता है। सो इन शॉर्ट फिल्म अपनी स्टोरी लाइन और स्क्रिप्ट को लेकर काफी सफर करती है लेकिन इसके अलावा फिल्म बाकी डिपार्टमेंट्स में काफी अच्छी है। ओवरऑल बुलबुल इज ए गुड वॉच एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप नेटफ्लिक्स पे इसे एक बार जरूर देखें। तो दोस्तों ये थी मेरी कुछ नोट्स ऑन द न्यू नेटफ्लिक्स मूवी बुलबुल। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट्स पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोज़